भारत का इटली से रिश्ता बड़ा पुराना है। सदियों पुराना रिश्ता है। रोमन एम्पायर के ज़माने से दोनों के बीच संबंध हैं। जब उत्तर में कुषाण थे, तब दक्षिण में चोल और पांड्य थे। अब चोल और पांड्य जो थे वो 7 समंदर पार जाकर व्यापार करते थे। भारत के मसाले रोम जैसे ताकतवर साम्राज्यों में खूब पसंद किए जाते थे, क्योंकि वो लोग इनके ऊंचे दाम देते थे। हिंदुस्तानी काली मिर्च सबसे मशहूर थी वहाँ, जिसे रोमन व्यापारी भारी मात्रा में खरीदते थे। इसके अलावा इलायची, दालचीनी, मोती, हाथी दांत, रेशम, मलमल के कपड़े, नील और कीमती पत्थर भारत से रोम जाते थे। बदले में रोमन व्यापारी भारत में सोना, चांदी, शराब, कांच के बर्तन, मूंगे और लग्जरी आइटम्स लाते थे। तब भी रोमन लग्जरी आइटम्स का खूब चलन था। यही वजह है कि पुरातत्वविदों को रोमन सोने के सिक्के दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में मिले। इतिहासकार मानते हैं कि रोम से इतना सोना हिंदुस्तान आता था कि पहली सदी में रोमन सम्राट वेस्पासियन के दोस्त, नेवल कमांडर और लेखक प्लिनी द एल्डर ने शिकायत की कि भारत रोम की दौलत को खींच रहा है। बीच में कुछ वक्त जरूर आया जब भारतीय राजनीति में इटली को लेकर कुछ असहजता या असहमति रही, नेगेटिव कॉनोटेशन रहा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी तो 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री इटली क्या पहुंचे। इंटरनेट पर पो और गंगा नदी बह चली। वहां की नदी का नाम है। जो देश फरेरो रोशर के लिए मशहूर है, उसकी प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वदेशी मेलोडी दी। इस सौजन्य भेंट से जॉर्जिया मेलोनी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने फोन से एक सेल्फी वीडियो बनाया। क्या कहा आप खुद सुनिए, फिर हम अनुवाद बताएंगे। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे लिए एक तोहफा लाए हैं, वेरी वेरी गुड टॉफी। फिर प्रधानमंत्री टॉफी का नाम बताते हैं, मेलोडी, और निश्चल हंसी हम सुनते हैं। वीडियो ऑफ द डे। वरना हम राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में जो भारी भरकम औपचारिकता देखते हैं, वो उन्हें आम लोगों से बहुत दूर ले जाती है। इसी दौरे की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, यूएई, वहां के अमीर मोहम्मद जायद बिन अल नहयान से मिले। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और माय ब्रदर कहकर संबोधित किया। अब माय ब्रदर कहने से या कोई तोहफा साथ ले जाने से किसी विजिट के डिलीवरेबल्स पर कितना फर्क पड़ जाता है, ये अलग बहस हो सकती है। लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के बीच अनौपचारिक संबंधों को आईआर के छात्र वांछित या डिजायरेबल वाली कैटेगरी में ही रखते हैं, और इसकी मिसाल भी मिलती है। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पक्के दोस्त थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल कई बार अमेरिका गए। कई मौकों पर दोनों नेता एक साथ व्हाइट हाउस में रुके भी। इसी तरह रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर की भी पक्की दोस्ती थी। बुश और टोनी ब्लेयर की दोस्ती और ही ज्यादा पक्की थी। इतनी पक्की थी कि एक साथ ये लोग इराक चले गए थे लड़ने। इसी फहरिस्त में अब कई लोग पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम जोड़ते हैं। 1 दिसंबर 2023 को दोनों नेता कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज माने COP28 में मिले। यहां सेल्फी ली गई और मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, गुड फ्रेंड्स एट COP28, साथ में #मेलोडी। प्रधानमंत्री ने इसे कोट करके लिखा, मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। इसी तरह 15 जून 2024 का G7 समिट लीजिए आप। मेलोनी यहां थी क्योंकि इटली G7 का सदस्य है। आप दिमाग पर बहुत जोर मत डालिए, आपको ये G7 मीटिंग बहुत अच्छे से याद है। ये वही बैठक है जिसमें फोटो खिंचवाते वक्त बाइडेन किसी और ही दिशा में चले गए थे, तब मेलोनी उन्हें सही जगह पर लौटाकर लाई थी। इसी बैठक से एक और वीडियो आया था। क्या है कि G7 बैठक में एक आउटरीच सेशन भी होता है, जिसमें दूसरे देशों को भी निमंत्रण मिलता है। इसमें नॉन मेंबर कंट्रीज के प्रतिनिधि मंडल G7 के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। कई बार मेजबान या मेहमान देश के साथ आमंत्रित देश द्विपक्षीय बातचीत भी कर लेते हैं। इसी क्रम में एक सेल्फी वीडियो आया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी थे। मेलोनी कहती हैं, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, और आत्मीय मुस्कान। आप देखिए। Hello from the Melody team. ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप आज आए वीडियो को लेकर वही सब न कहते सुनते रह जाएं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है सुबह से। संदर्भ का महत्व है और आपको ये देखना है कि क्या मैडनेस के पीछे कोई मेथड भी है। इसलिए आज के बुलेटिन में हम भारत और इटली की ही बात करेंगे। कैसे बीतों सालों में भारत और इटली के संबंध परवान चढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री के इटली दौरे की क्या रूपरेखा थी इस बार के। भारत और इटली के बीच किन विषयों पर चर्चा हुई और इस दौरे का हासिल क्या रहा। आज के शो में हम इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
हम आप अपने आसपास जो अमेरिकी कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसको चट से पहचानते हैं। कोक, पेप्सी, डेनिम जीन्स, मैकडॉनल्ड्स हैं, आईफोन। इसी तरह इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल की बात होती है तो हम जर्मन ब्रांड्स की तरफ देखते हैं, फोक्सवैगन है या दूसरी कोई बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज। लेकिन हमारी आपकी ज़िंदगी में इटली का दखल कितना है, इस पर हम गौर नहीं करते हैं। फरेरो रोशर के बारे में हमने शुरुआत में भी आपको हिंट दिया था। न्यूटेला इसी कंपनी का है। यही कंपनी किंडर जॉय बनाती है, जो छोटे बिल्लू को दो तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसमें छोटू सा खिलौना निकलता है। यही कंपनी टिक टैक बनाती है। कितने ही युवा हैं जो काम से निकलते हैं तो वापस लौटते हुए दूध लेना ये भूल सकते हैं, लेकिन टिक टैक जरूर लेते हैं ताकि मुंह से इनके महक ना आए। इटालियन ब्रांड है। फिर जिनके पास बजट है, पैसा है, उनके लिए इटालियन वाइन है, प्राडा, गुची, अरमानी तो हैं ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि इटली से सिर्फ वेरी वेरी गुड टॉफी या महंगे पर्स ही आते हैं। भारतीय नौसेना के कितने ही युद्धपोत हैं जिन पर लगी जो मेन गन है वो ऑटो मिलेरा की है। ऑटो मिलेरा की ऑटो 76x62 सुपर रैपिड एसआर, जिसको हम कहते हैं, एक ऑटो कैनन है जिससे रैपिड फायर किया जा सकता है। नौसेना या कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को जब किसी टारगेट पर बड़े कैलिबर का राउंड फायर करना होता है तो ये डेगन इस्तेमाल होती है। ज़रूरत पड़े तो किसी राइफल की तरह जल्दी जल्दी शेल्स दाग सकती है। भारतीय नौसेना लंबे वक्त से 76 एसआर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे इटालियन कंपनी ऑटो मिलारा बनाती है। भारत में भेल इन गन्स को अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करता है। अब ऑटो मिलारा लियोनार्डो का हिस्सा है जो कि एक इटालियन कंपनी है। वैसे इसी लियोनार्डो ग्रुप का नाम कभी फिनमैकेनिका होता था, वही फिनमैकेनिका जिसका हिस्सा कभी अगुस्ता वेस्टलैंड होता था, और इस नाम की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम आम भारतीय के जीवन में इटली के दखल पर है। हमने चॉकलेट और गन की बात कर ली, अब शौक पर आइए। कितने ही लोग टशन के लिए पिस्टल लगाते हैं, और बरेटा पिस्टल जिसके पास हो उसका टशन बिल्कुल अलग लेवल का होता है। ये भी इटालियन कंपनी है। बरेटा ने बहुत ट्राई किया आर्म फोर्सेस को और पुलिस सर्विसेज को यहाँ बेचने का। कुछ जगह सक्सेस मिली, कुछ जगह नहीं मिली। हमने आपसे कहा था कि बात सिर्फ हैशटैग या मीम भर की नहीं है, इट्स अबाउट बिजनेस। रोमन्स के वक्त क्या हो रहा था ये तो हमने बता दिया था। अब सुनिए आगे। आगे मतलब 1947 आज़ादी के बाद से। उससे पहले सीन ये था कि इटली तो हारने वाले देशों में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहाँ के तानाशाह मुसोलिनी की हिटलर से बड़ी दोस्ती थी और इटली एक तरह से नाजी जर्मनी का बड़ा विश्वास पात्र सेवक सा था। जंग के दौरान ऑस्ट्रिया की तरह की स्थिति थी, इसलिए जब अमेरिका जंग में कूदा तो उसने फ्रांस की बजाय इटली से रास्ता लिया। जब वहाँ पे उनके पास एक बेस आ गया, एक बेसिंग हो गई, कुछ इलाका उनके कंट्रोल में आ गया, तो छुट्टी मनाने कई अमेरिकी जो सोल्जर्स होते थे, आरएनआर जिसको बोलते हैं, इटली जाया करते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अमेरिकियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ मोर्चों को जीतने के लिए इटली में जो सिसिली का माफिया है उसको दोस्त बना लिया था। जंग खत्म हुई तो इटली ने फांसीवाद को पीछे छोड़ा, लोकतंत्र को अपनाया और वो अमेरिकी खेमे में जाकर बैठा। ईयू का मेंबर हुआ, नेटो का मेंबर हुआ। इधर 47 में भारत आज़ाद हुआ तो उसने गुटनिरपेक्षता का नारा दिया। लेकिन इसके बावजूद कोई दूरी नहीं आई भारत और इटली के बीच में। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध लगभग तुरंत ही बन गए। 1950 और 60 के दशक में जब भारत अपनी औद्योगिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तब देश को ऐसी विदेशी कंपनियों की ज़रूरत थी जो तकनीक दे सकें लेकिन भारत में ही प्रोडक्शन कर लें। इसी दौर में फियाट भारत आया। भारत की प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने फियाट के साथ समझौता किया और कार बनानी शुरू की। उस वक्त भारत में कार रखना बड़ी बात मानी जाती थी और बाजार में विकल्प बहुत कम होते थे। ऐसे में फियाट ने भारत में एक ज़बरदस्त कार बनाई, प्रीमियर पद्मिनी, बड़ी मशहूर हुई। धीरे धीरे भारत की सड़कों की पहचान भी बनी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी। बॉडी बड़ी भारी थी इसकी और इसे भारत की सड़कों के हिसाब से टिकाऊ बनाया गया था। पहले अपने यहाँ सड़कें अच्छी नहीं थी। बम्बई उस ज़माने में शहर का नाम वही था। वहाँ हालत ऐसे थे कि काली पीली टैक्सी का मतलब ही प्रीमियर पद्मिनी बन गया था। 1960 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक हज़ारों टैक्सियाँ इसी मॉडल पर चलती रहीं। फिल्मों में, अखबारों में, पोस्ट कार्ड्स पर और मुंबई की तस्वीरों में अक्सर यही कार दिखती थी। अगर कोई बाहर से मुंबई आता तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के बाहर सबसे पहले उसे फियाट की प्रीमियर पद्मिनी ही नज़र आती। इसके बाद 1960 से 80 के बीच इटली की मशीनरी, कपड़ा उद्योग, तकनीक और इंजीनियरिंग फर्म्स ने भारत में कारोबार बढ़ाया।
भारत से इटली को चाय, कॉफ़ी, चमड़ा, कपड़ा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जाते थे। वहीं इटली से मशीनें, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, उपकरण और फैशन से जुड़ा सामान आता था। इस बीच इटली को लेकर उस नेगेटिव कॉनोटेशन की शुरुआत भी हुई जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से 1968 में शादी की और सोनिया गांधी इतालवी मूल की थी। 1986 में जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए स्वीडन की बोफोर्स से भारत ने FH-77 टोड आर्टिलरी गन्स का सौदा किया तो ये फैक्टर डिस्कस हुआ। क्यों? अब सीधा रिलेशन क्या था उसमें जाना तो बड़ा मुश्किल है। हम इतना आपको बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया, जो ये बोफोर्स गन्स को खरीदने की प्रक्रिया थी, 1977 में शुरू हुई थी। 7 कंपनीज थी जिनको अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक बोफोर्स भी थी स्वीडन की। फील्ड ट्रायल्स हुए थे बाकायदा, लेकिन जब गन ले ली गई 86 में, उसके बाद वीपी सिंह ने इसमें भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा दिया। अब भ्रष्टाचार का जब इल्ज़ाम लगा, मामला सीबीआई को गया, तो दलाली का इल्ज़ाम लगा ओतावियो कोत्रोची पर, जो एक इतालवी बिजनेसमैन था। खैर, वक्त के साथ बोफोर्स स्कैंडल की धूल थोड़ी सी बैठी और साल 1991 में भारत ने अपना बाजार दुनिया भर के लिए खोला तो इतालवी कंपनियों के लिए भी खुल गया। 2004 में फेरेरो जैसी कंपनियों ने हमारे यहाँ अपना पांव जमाना शुरू किया। जब फेरेरो ने भारत में कदम रखा था तब भारतीय चॉकलेट बाजार आज जैसा नहीं था। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी और सस्ती चॉकलेट्स खरीदते थे। बजट शॉपिंग हमारे यहाँ होती थी। 5 से 10 रुपए की चॉकलेट कैडबरी जो ब्रिटेन और नेस्ले जो स्विट्जरलैंड से कंपनी आई थी, इनकी महंगी चॉकलेट्स भी थी, लेकिन ज़्यादातर ये 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये चलता था। ये बाजार में छाई हुई थी। ऐसे माहौल में फेरेरो ने भारत में एंट्री ली, लेकिन उसने बाकी कंपनियों जैसा रास्ता नहीं चुना कि ज़्यादा सेल करेंगे। कंपनी ने शुरुआत से ही खुद को महंगी विदेशी चॉकलेट वाली छवि के साथ पेश किया। उस समय फेरेरो रोशर को हर किराने की दुकान पर नहीं बेचा गया। कंपनी ने पहले बड़े शहरों के मॉल्स, एयरपोर्ट्स, गिफ्ट शॉप्स और प्रीमियम स्टोर्स को चुना। गोल्डन रंग की पैकिंग वाली ये चॉकलेट भारतीय बाजार में बाकी चॉकलेट से बिल्कुल अलग दिखती थी, गोलाकार भी होता है। फिर इसके बाद किंडर जॉय और दूसरे प्रोडक्ट्स आए जो सफल रहे, इतने कि फेरेरो ने भारत में बाद में अपनी प्रोडक्शन यूनिट ही डाल दी। 2007 में महाराष्ट्र में बारामती में बड़ा कारखाना लगा। वहाँ बनने वाले कई उत्पाद भारत के अलावा दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी भारत फेरेरो के लिए सिर्फ बाजार नहीं है, एक प्रोडक्शन सेंटर भी है जो एशिया के उनके लोकेशंस को सप्लाई करता है। तो इंडिया इंक और इटली इंक की एक सक्सेस स्टोरी की तरह फेरेरो को देख सकते हैं। ये और तेजी से आगे जाती अगर इटली को लेकर नेगेटिव कोनोटेशन लौट नहीं आता। साल 2010 में भारत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी के साथ एक बड़ा समझौता किया। ये हेलीकॉप्टर्स भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस स्तर के वीवीआईपीस के लिए ही इस्तेमाल होने थे। बाद में इल्ज़ाम लगा कि इस सौदे में भी रिश्वत दी गई थी, क्योंकि सौदे की जो शर्तें थी इसी तरह से तय की गई कि एक ही कंपनी का हेलीकॉप्टर खरीदा जा सकता था। अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी इटली की थी, तो इल्ज़ामों को एक बार फिर एक अलग रंग दिया और अंत में अगुस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी फिनमैकेनिका की बैंक गारंटी जब्त की गई, ब्लैक लिस्टिंग हुई और जो 2 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हो गए थे वो पालमपुर तिरपाल से ढक दिए गए। इसके अलावा 2012 में एक और बड़ा विवाद हुआ था। तब समुद्री लुटेरों का प्रकोप आया था, तो मर्चेंट वेसल्स पर भी हथियारबंद जवान तैनात होने लगे थे, क्योंकि ये देखने को मिला था कि जो नॉन काइनेटिक तरीके थे लुटेरों से बचने के वो बहुत काम आ नहीं रहे थे। तो कुछ देशों ने क्रू की सेफ्टी के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए थे और ऐसा ही एक जहाज था MV एनरिका। इस पर 2 इतालवी मरीन्स तैनात थे। केरल तट के करीब इन्होंने एक भारतीय नाव पर गोली चला दी जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई। ये लुटेरे नहीं थे। भारतीय एजेंसियों ने क्या किया, दोनों मरीन्स को अरेस्ट कर लिया और यहां से मामला हुआ इंटरनेशनल। इटली और EU का कहना था कि आप मरीन्स को वापस लौटाइए, हम बाकी मदद को तैयार हैं। लेकिन भारत में पारा बड़ा हाई था, मामला इमोशनल था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि भारत में इटली के तत्कालीन राजदूत डैनियल मसीनी पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल बैन भी लगाया। टेम्पररी बैन था, बाद में हटा भी। अंततः इन मरीन्स को उनके मुल्क वापस भेजा गया और सरकार को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। चूंकि सोनिया गांधी इटली से थी, इसीलिए बोफोर्स, वीवीआईपी चॉपर केस और फिर ये मरीन्स वाला केस जो था, इस सब में सरकार की जब आलोचना होती थी तो उसमें इटली का जिक्र एक अलग आग्रह के साथ किया जाता था। लेकिन संतों ने तो कहा है, सब दिन होत न एक समाना। भारतीय चेतना में भी इटली की छवि बदली। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक समिट के दौरान वर्चुअली इटली के तब के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कॉन्टे से बात की। तब से दोनों देशों के रिश्ते ट्रैक पर ही। और अब देखिए, जब भी भारत के यूरोप के साथ रिश्तों की चर्चा होती है, इटली का नाम सबसे पहले लिया जाता है, हैशटैग चलता है।
आज भारत और इटली के बीच करीब 15 से 16 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। 2025 में यह आंकड़ा 14.25 बिलियन यूरो का था। इसमें 2.84 बिलियन यूरो का भारत को फायदा था, ट्रेड सरप्लस। अब भारत और इटली का रिश्ता और मजबूत हो रहा है। अदानी ने लियोनार्डो ग्रुप के साथ भारत में AW169M और AW109 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए MOU साइन किया है। फिर दूसरी डिफेंस डील्स भी हैं। 30 अप्रैल को इसी सिलसिले में इटली के रक्षा मंत्री ग्विडो क्रोजोटो हिंदुस्तान आए थे। उनकी मुलाकात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी। इस दौरान भारत ने इटली के सामने एक शर्त रखी थी कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों देश बनाएंगे, इटली उसे पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा। इटली ने शर्त मानी। अब ये शर्त रखी क्यों गई थी? क्योंकि इटली और पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में कई डिफेंस डील्स की हैं। ड्रोन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने खरीदे हैं इटली से। इसलिए भारत नहीं चाहता कि अगर कोई हथियार दोनों देश मिलकर बनाए तो पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी जाए या पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी पहले से हो। इसलिए जो हैशटैग मेलोडी चल रहा है उसकी गहराई आप तस्वीरों पर AI वॉइस वाले गाने लगाकर नहीं आंक सकते। प्रधानमंत्री मोदी 19 मई की शाम को इटली पहुंचते हैं। रोम के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री उनके स्वागत के लिए आए थे। वहां से वो सीधे अपने होटल गए, जहां से भारतीय समुदाय के लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। होटल के बाहर ढोल नगाड़े थे, भारतीय झंडे थे। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ स्वागत हुआ। कुछ इतालवी कलाकारों ने कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी तक पेश किया। मोदी वहाँ कुछ देर रुके, लोगों से मिले, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। फिर प्रधानमंत्री की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से हुई। दोनों नेताओं ने साथ बैठकर डिनर किया, जिस दौरान लंबी बातचीत हुई। डिनर खत्म होने के बाद दोनों नेता एक ही वाहन में बैठे और रात में रोम की सड़कों पर निकली। मीडिया ने इसे कार डिप्लोमेसी कहा। सड़क के दोनों तरफ रोशनी से जगमगाता रोम था और कार के अंदर मोदी और मेलोनी बातचीत करते दिखाई दिए। इसके बाद दोनों पहुंचे रोम के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थल कोलोसियम। मेलोनी ने रेलिंग के पास खड़े होकर पूरे रोम शहर का नज़ारा प्रधानमंत्री को दिखाया। दूसरी तस्वीर में दोनों कोलोसियम के अंदर खड़े होकर बातचीत करते नजर आए। ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वायरल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट की थी। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर डालते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इसके बाद इंटरनेट पर फिर से मेलोडी ट्रेंड शुरू हो गया। पीएम मोदी का जो वीडियो न्यूज़ एजेंसी ANI ने पोस्ट किया है उसको भी सोशल मीडिया में खूब ट्रैक्शन मिल रहा है। अगली सुबह फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने रोम में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। एक इतालवी चित्रकार ने मोदी को वाराणसी की पेंटिंग भेंट की। प्रधानमंत्री ने उसे रोम में काशी की झलक बताया। 20 मई यानी आज ही प्रधानमंत्री मोदी को इटली में सेरेमोनियल मिलिट्री ऑनर मिला, जिसके बाद वो जॉर्जिया मेलोनी से औपचारिक मुलाकात के लिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इटली के साथ बायलैटरल टाइज को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना चाहता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इटली के साथ संबंधों को एक चरण और ऊपर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र भी किया। इस कॉरिडोर की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। पहले बस ये भारत को मिडल ईस्ट से जोड़ने का प्रस्ताव था, पर जब 2023 में भारत में G20 का आयोजन हुआ, इसमें यूरोप को जोड़ा गया और इटली का नाम इसमें जुड़ा। एक वजह यह भी बताई जाती है कि इटली ने चीन का BRI इसी सबको देखते हुए छोड़ा है। खैर, मेलोनी से मिलने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली के राष्ट्रपति से भी मिले और कहा कि दोनों देश ट्रेड, AI, क्लीन एनर्जी पर डील करेंगे। तो ये था आज का राजदूत, जिसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और इसे आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।